Hello dear students. In today's lecture I am going to discuss one of the very important topic that is cryo techniques. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्रायो टेक्निक्स. जो भी क्रायो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट टाइप की, जैसे कि ज़्यादातर जो लोगों ने सुना होता है या ज़्यादातर जो बच्चों को पता होता है वो उन्हें क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पता होता है. लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो भी क्रायो टेक्निक्स हैं जिसमें कि क्रायो सर्जरी आती है या फिर इसमें क्रायोटॉक्टोमी आती है या फिर इसमें फ्रीज ड्राइंग फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक्स आती हैं, वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. और साथ में जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्रायो टेक्निक्स का वो भी हम इस लेक्चर में स्टडींगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द टूल एंड टेक्निक ऑफ MSc बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर HP यूनिवर्सिटी. नॉट ओनली HPU, जो भी बच्चे CSIR नेट या सेट या बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस हैं, गेट वगैरह उनकी तैयारी कर रहे हैं या ICMR की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्रायो टेक्निक्स. देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि क्रायो टेक्निक्स क्या होती हैं. क्रायो टेक्निक्स मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं. क्रायो टेक्निक क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोसीजर. अब ये प्रोसीजर हम क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सकें, फिक्सेशन प्रोवाइड कर सकें उन स्पेसिमन को जिनको हमने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करनी है. तो क्रायो टेक्निक्स इज व्हाट? इट्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोसीजर्स जिसमें कि हम स्टेबलाइजेशन करेंगे, फिक्सेशन करेंगे स्पेसिमन्स की फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए. तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे सैंपल्स होते हैं उन सैंपल को हम रैपिडली क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं. क्यों फ्रीज करते हैं? ताकि उनके जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो उनके कंपोजिशंस हैं वो वैसे के वैसे ही रहें. मतलब कि ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन या प्रोटीन एंटीजेनेसिटी करें, तो जो भी उनकी स्ट्रक्चर्स हैं या सेलुलर कंपोजिशन है वो एज इट इज़ ही रहने चाहिए, वेरिएशन नहीं आनी चाहिए. इसलिए हमें क्रायो टेक्निक्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं. तो जो भी हमारे सैंपल्स होते हैं उनको हम चाहे लाइटली फिक्स्ड हैं या सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको क्रायो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रीज करने से पहले. ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर स्पेसिमन होगा उस पर्टिकुलर स्पेसिमन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन से पहले क्या करते हैं? लाइट फिक्सेशन करते हैं या फिर हम उनकी क्रायो प्रोटेक्शन जो है वो पहले प्रोवाइड की जाती है. सो ये जो टेक्निक्स होती हैं इनका मेन फंक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, कि जो भी हमारे टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना है विदाउट डिसोसिएशन, या जो भी हम केमिकल फिक्सेशन प्रोवाइड करें कि ताकि उसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो सकें. सो जो भी क्रायो टेक्निक्स होती हैं ये, जैसे कि आप मेम्ब्रेन्स को स्टडी करना चाहते हैं या फिर मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, सो दीज क्रायो टेक्निक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ताकि उनमें ज़्यादा चेंजेस ना आए. इसी तरह से थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं क्रायो टेक्निक्स का. जैसे कि हमारे पास अर्नस्ट जॉन क्रिस्टोफर पॉलिग है. ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सॉर्ट आउट की थी मिस्ट्री ऑफ कि किस तरह से जो भी हम लिविंग सेल्स हैं उनको लो टेम्परेचर में कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. और ये बात 1949 की है. He accidentally discovered the cryoprotective properties of the glycerol on the foul sperm. तो इन्होंने जो भी ग्लिसरॉल है इसकी क्रायोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी स्टडी की थी. किसके ऊपर करी थी? फाउल स्पर्म पर. इसी तरह से नेक्स्ट 1950s की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं जेम्स ई लवलॉक. तो ये जो जेम्स ई लवलॉक हैं इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो भी इंक्रीजिंग सॉल्ट कंसंट्रेशन है इन अ सेल एज इट डिहाइड्रेट टू लूज द वाटर टू द एक्सटर्नल आइस माइट कॉज डैमेज टू द सेल. तो जो भी अगर हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं और वाटर निकलता है, जब हम उसको फ्रीज करवाएंगे तो उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी? डैमेज. और इन्होंने बताया था कि हम किसी भी पर्टिकुलर सेल को जब फ्रीज करते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ती है उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट्स की. ठीक है, जेम्स ई लवलॉक ने.
इसी तरह से 1953 की बात करें तो जो भी रिसर्च वर्क है जीरोम के शेरमैन का, दैट लीड्स हिम टू सक्सेसफुल फ्रीज एंड थॉ द ह्यूमन स्पर्म। तो जो ह्यूमन स्पर्म का जो किया था वो किसने किया था? जीरोम के शेरमैन ने। इसी तरह से 1983 की बात की जाए तो एलन टॉनसन। तो एलन टॉनसन जो हैं उनको क्रेडिट है फॉर सक्सेसफुल अचीविंग अ प्रेगनेंसी आफ्टर फ्रीजिंग ईच ह्यूमन एम्ब्रियो 1 to 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया था कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसकी फ्रीजिंग प्रोवाइड की थी। तो थोड़ा सा आप अर्नस्ट जॉन क्रिस्टोफर पॉलिंग या जेम्स ई लवलॉक या फिर जेरोम की शेरमैन या जो एलन टॉनसन है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाएगा। इसी तरह से जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट किसने की थी? बॉयल ने 1663 में। जो भी फर्स्ट कंसेप्ट आया था स्पर्म प्रिजर्वेशन का वो किसने दिया था? वो दिया था लाज़ारो स्प्लेंज़िनी ने 1760 में। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी वो क्या थी? दैट वाज द यूज़ ऑफ द, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉलग एंड स्मिथ ने 1949 में ये बताया था कि जो भी हम ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट उसका क्या इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल है। इसी तरह से जेम्स आर्नॉट के बारे में जैसा कि अगर हम बात करें तो जो भी जेम्स आर्नॉट हैं ये एक इंग्लिश फिजिशियन है और ये क्रायोथेरेपी के पायनियर हैं। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न क्रायोसर्जरी रिगार्ड करते हैं। और जो आर्नॉट हैं ये फर्स्ट हैं जिन्होंने यूटिलाइज किया था एक्सट्रीम कोल्ड लोकली फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज। तो जेम्स आर्नॉट का आपने ध्यान रखना है, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न क्रायो सर्जरी। इसी तरह से अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें डिफरेंट क्रायो टेक्निक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गेनिजम्स, क्रायो सर्जरी, क्रायोटोमी, फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज ड्राइंग। तो प्लीज़ ध्यान रखना है कि क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्रायो प्रिजर्वेशन को ही क्रायो टेक्निक मानकर चलते हैं, तो नहीं, क्रायो प्रिजर्वेशन तो है ही, इसके अलावा क्रायो सर्जरी है या क्रायोटोमी है, फ्रीज फ्रैक्चर है और फ्रीज ड्राइंग, ये सारा किस में आता है? ये सारे इसमें आते हैं क्रायो टेक्निक्स में। इसी तरह से सबसे पहले बात करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। जो भी क्रायो प्रिजर्वेशन है इसका मतलब क्रायो, जैसे कि आप सबको पता है क्रायो का मतलब होता है फ्रॉस्ट, और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? फ्रोजन स्टेट। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है? टू ब्रिंग द प्लांट एंड एनिमल सेल्स और टिश्यू टू द जीरो मेटाबॉलिज्म। तो जो भी हमारे पास प्लांट होगा या एनिमल सेल होगी उसको हम जीरो मेटाबॉलिज्म पर लेकर आते हैं एंड नॉन डिवाइडिंग स्टेट बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ द क्रायो प्रोटेक्टेंट। तो जो भी हम क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा कि मतलब हम जो भी नॉन डिवाइडिंग स्टेट है उसको हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं? विट्रीफिकेशन बोलते हैं। इसी तरह से क्रायो प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? प्रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या है? ये तो सारे बच्चों को पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो ड्यू टू ह्यूमन बीइंग जो है या जो भी कॉन्टिन्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये जेनेटिक रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो इन जेनेटिक रिसोर्सेज को, क्योंकि जो भी हमारी जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं, अगर हम चाहते हैं कि इनको कंजर्व करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे क्रायो प्रिजर्वेशन है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं इनकी स्टोरेज के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज की स्टोरेज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि उन जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं वो अगर हम हमारे कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करेंगे तो वो डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर सके? प्रिजर्व कर सके। इसलिए हमें प्रिजर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। अब आप सबको पता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन जब हम करते हैं तो हमें जो टेम्परेचर है वो लो करना पड़ता है, ठीक है। जो भी वेपर फेज नाइट्रोजन है उसको यूज़ करते हैं और उसका टेम्परेचर है -150 डिग्री।
अब जो लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है इसका जो टेम्परेचर आता है वो आता है -195.8 डिग्री, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट -196 डिग्री सेल्सियस। और इसी लिक्विड नाइट्रोजन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास स्टोरेज के मेथडोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसा अभी हमने बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। एक आती है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में हम क्या करते हैं कि हमें जो भी टेम्परेचर है वो लो अप्लाई करना होता है या नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉलो करते हैं। एक होता है भाई लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या करते हैं, पार्शली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं, पार्शली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से लो ऑक्सीजन स्टोरेज, तो ऑब्वियसली इसमें हम ऑक्सीजन के अमाउंट को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक हो गया, ताकि जो भी हमारा प्रेशर है वो मेंटेन होके रह सके। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेथड्स हैं जो हम स्टोरेज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, लो प्रेशर है, लो ऑक्सीजन स्टोरेज है। अब जो भी मेजर एडवांटेजेस हैं वो क्या रहती हैं, वो आप देखिए। क्रायो प्रिजर्वेशन की मेजर एडवांटेजेस क्या हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हम सक्सेसफुली कंजर्व कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाता है, प्रिजर्व। अगर आप इसको स्टोरेज करते हैं तो ऑब्वियसली जो कंटेमिनेशन फंगस की होती है या बैक्टीरिया की होती है स्पेसिमेन के ऊपर, वो कोई चांस नहीं रहेगा, मतलब कि नो कंटेमिनेशन ऑफ फंगस और बैक्टीरिया ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन विच इज स्टोर्ड अंडर क्रायो प्रिजर्वेशन। मिनिमम स्पेस इज रिक्वायर्ड एंड मिनिमम लेबर इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं क्रायो प्रिजर्वेशन को फॉलो करने की। इसी तरह से अब हम मैकेनिज्म ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन देखते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन कौन से स्टेप्स में फॉलो की जाती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है उस मटेरियल को क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें क्या डालते हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्रायो प्रोटेक्टेंट के बाद उसकी फ्रीजिंग करवाई जाती है, फिर स्टोरेज करवाई जाती है लिक्विड नाइट्रोजन में, थॉइंग करते हैं। थॉइंग के बाद आप क्या करते हैं, वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग, जो भी वाइबिलिटी है उसकी मेजरमेंट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, रीजनरेशन ऑफ द प्लांट। तो जैसे कि क्या क्या बताया गया, यहाँ पर भी वही पॉइंट बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो भी हमारा मटेरियल होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, क्रायो प्रोटेक्टेंट को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करवाई जाएगी, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के बाद हम क्या करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थाइंग। थाइंग के बाद क्या करेंगे, वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग। फिर हम जो भी वाइबिलिटी है उसको मेजरमेंट देते हैं, मेजर करते हैं कि क्या हमारा पर्टिकुलर जो भी प्लांट पार्ट हमने स्टोर किया है वो एक्टिव है कि नहीं है, और उसके बाद क्या करवाई जाती है, रीजनरेशन ऑफ द प्लांट। सो दीज आर द मैकेनिज्म और द वेरियस स्टेप्स ऑफ द क्रायो प्रिजर्वेशन। इसी तरह से जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पर्टिकुलर प्लांट है उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी प्लांट मटेरियल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी प्रॉपर प्लांट मटेरियल है उसको आपने सिलेक्ट करना है। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट मटेरियल हमें कलेक्ट करना है। एक आती है नेचर और एक आती है डेंसिटी। तो जो भी टिश्यू को हम सिलेक्ट करते हैं इस पर्पस के लिए, जैसे चाहे मेरिस्टेम है, एम्ब्रियो है, ओव्यूल है या फिर सीड्स है, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि इनकी जो डेंसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जो भी आप प्लांट मटेरियल स्टोर करेंगे उसकी डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसी तरह से सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट, तो जो भी केमिकल्स क्रायो डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ऐड किए जाते हैं उन केमिकल्स को आप क्या बोलते हो, क्रायो प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि सुक्रोज है, अल्कोहल्स हैं, ग्लाइकॉल्स हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि प्रोलीन है, डीएमएसओ है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड है। इसी तरह से ज़्यादातर जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं एक्चुअल में वो कभी भी सिंगल नहीं यूज़ किया जाता है, मिक्स अमाउंट में
जो क्रायो प्रोटेक्टेंट हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ताकि जो भी क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड किए जाएंगे, कंबाइंड ऐड करेंगे, तो उनका जो इफेक्ट है दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। तो सिंगल क्रायो प्रोटेक्टेंट के कंपैरिजन में दो क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है उसको क्या किया जाता है, ऐड ऑन किया जाता है, ताकि रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव आए। इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे कि फ्रीजिंग करवाई जाती है, सिलेक्शन करवाया जाता है, क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करते हैं, थर्ड फ्रीजिंग करवाई जाती है। तो जो भी हमारी सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स है वो लो टेम्परेचर पर किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है वो देखा जाता है। और जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं फ्रीजिंग के, जैसे कि स्लो फ्रीजिंग मेथड है। स्लो फ्रीजिंग मेथड नाम से क्लियर हो रहा है कि जो भी हमारा टिश्यू होगा या फिर जो प्लांट मटेरियल होगा उसको हम स्लोली फ्रोज करेंगे स्लो कूलिंग रेट पर। और जो भी इसकी एडवांटेज होती है इस मेथड की वो ये होती है कि जो भी प्लांट सेल है उसको पहले पार्शली डिहाइड्रेट करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट मटेरियल बेटर सर्वाइव करता है। सेकंड आता है हमारे पास रैपिड फ्रीजिंग मेथड। तो रैपिड फ्रीजिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्परेचर को -300 टू -1000 डिग्री रैपिडली क्या किया जाता है, लो किया जाता है। इसी तरह से आता है हमारे पास अगेन रैपिड फ्रीजिंग मेथड। तो इसमें ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है स्लो एंड रैपिड फ्रीजिंग मेथड में, और स्टेप वाइज मैनर में इस मेथड को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे कि ड्राई फ्रीजिंग मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में जो भी हमारी डिहाइड्रेटेड सेल्स हैं या सीड्स हैं उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें स्लो फ्रीजिंग है, रैपिड फ्रीजिंग है और ड्राई फ्रीजिंग मेथड जो हैं वो फ्रीजिंग के यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से स्टोरेज, तो जो भी मेंटेनेंस है फ्रोजन सेल की या मटेरियल की वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर परफॉर्म की जाती है। तो जनरली जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो -70 से लेकर -96 डिग्री अप्लाई करते हैं। प्रोलॉन्ग स्टोरेज जो है उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हमें लगातार नाइट्रोजन की सप्लाई करनी पड़ती है। तो सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज को हम लिक्विड नाइट्रोजन देते हैं और टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। थॉइंग, अब थॉइंग में क्या होता है, जो भी थॉइंग है वो हम कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं वायल्स में, जिसमें कि हम वार्म वाटर बाथ देते हैं और विग्रस स्विरलिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। जैसे भी थॉइंग होगी वॉयल्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं अनदर वाटर बाथ में, और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। थॉइंग के बाद नेक्स्ट हम करते हैं वॉशिंग एंड रिकल्चरिंग। तो जो भी प्रिजर्व मटेरियल है उसको हमने कुछ समय के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट को क्या करना होता है, रिमूव। जो भी ये मटेरियल है उसको हम फिर क्या करते हैं, फ्रेश मीडियम में रिकल्चर करवाते हैं। नेक्स्ट आती है मेजरमेंट ऑफ दी वायबिलिटी। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें सबसे पहले तो ये चेकआउट करना होता है कि जो भी सेल हमने प्रिजर्व की है वो एक्टिव है कि नहीं है, वायबल है कि नहीं है। अब वायबिलिटी जो है उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वायबिलिटी को चेक करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स ग्रोइंग अपॉन नंबर ऑफ सेल थॉ दैट एंड इनटू 100। तो जो भी हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स ग्रोइंग है डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेल दे आर थॉट डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद आती है प्लांट रीजनरेशन। तो प्लांट रीजनरेशन में ऑब्वियसली जो भी हमारे पास वायबल सीड्स होंगे उनकी हम कल्चरिंग करेंगे नॉन स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम पर। सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है उनको हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो आप लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन जो है मटेरियल की कर सकते हैं। जो भी डिजीज़ फ्री प्लांट्स हैं उनको आप कंजर्व या प्रोपोगेशन कर सकते हैं। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स को लॉन्ग टाइम के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर हो सकती है, कंजर्वेशन हो सकती है। जो भी पॉलन्स हैं उनको इंक्रीज लॉन्गिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारे रेयर जर्म प्लाज्म्स होते हैं, रेयर जेनेटिक मटेरियल होते हैं,
उन जर्म प्लाज्म्स को या जो भी जेनेटिक मैनिपुलेशंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर। तो ये क्या है, एडवांटेजेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, डिजीज फ्री प्लांट को मेंटेन करने के लिए, रिकैल्सिट्रेंट सीड को मेंटेन करने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज या जो भी हमारे पास पॉलन की लॉन्गिविटी इंक्रीज करनी है या जर्म प्लाज्म स्टोरेज है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि यहाँ पे ये पूरी स्टेपिंग जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल, जैसे कि DMSO जो है या सुक्रोज कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया है क्रायो प्रोटेक्शन के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट हमने क्या बताया, कूलिंग टेम्परेचर जो है उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन। उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज करवाई जाएगी कितने डिग्री टेम्परेचर पर, जैसा कि आप सबको पता है -196 डिग्री टेम्परेचर पर की जाती है। नेक्स्ट हम थॉइंग करते हैं, तो थॉइंग के लिए टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस बताया है। फिर रिकवरी है, और रिकवरी के बाद जो भी हमारा पर्टिकुलर प्लांट है उसकी क्या करवाई जाती है, रीजनरेशन। तो साथ साथ में यहाँ पे डेज या आवर्स जो हैं वो भी साथ में मेंशन किए हैं कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो भी है 15 डेज पोस्ट सब कल्चरिंग है, क्रायो प्रोटेक्शन फॉर 1 आवर है। उसके बाद जैसा कि 2 आवर्स के लिए हम कूलिंग प्रोसीजर है, या 16 मंथ के लिए स्टोरेज है लिक्विड नाइट्रोजन में, या 40 डिग्री पर थॉइंग है, डार्क में रिकवरी करते हैं 40 डेज़ के लिए, और 35 डेज़ में क्या हो जाती है, प्लांट की रीजनरेशन। इसी तरह से जैसे कि हमारे पास आता है एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन। तो जो भी प्रेगनेंसीज हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, जो भी एम्ब्रियो स्टोर किए गए हैं 16-16 साल तक के जो एम्ब्रियो स्टोर किए गए हैं, दे आर ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द pregnancies. So the result has been uniformly positive with no increase of the birth defect or developmental abnormalities. इसी तरह से जो ओवेरियन क्रायो प्रिजर्वेशन है, ओवेरियन टिश्यूज़ जो है उसकी हम क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो करवाई जा सकती है। जो भी वुमेन्स चाहती हैं कि जो भी उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनकी हिंडर हो जाती हैं, तो उनकी ओवरी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, केमोथेरेपी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज आ जाती हैं या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो जो भी प्रोसीजर है उसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ एक पार्ट जो है ओवरी का लेंगे और स्लो फ्रीजिंग परफॉर्म करेंगे बिफोर स्टोरेज इन द लिक्विड नाइट्रोजन। इसी तरह से oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन है, जो भी ह्यूमन oocytes हैं उनको हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी विमेंस एग हैं जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं या फ्रोज करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। तो ऑब्वियसली लेटर ऑन प्रेगनेंसी के लिए जो वीमेन है वो अपने उस oocyte को यूज़ कर सकती है। इसी तरह से सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन है, तो सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन में जो भी सीमन है उसको हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। जो लॉन्गेस्ट रिपोर्टेड स्टोरेज है वो 22 ईयर्स की है। ठीक है, और जैसे कि स्पर्म डोनेशन है जहाँ पे रेसिपिएंट जो है वो जिनको कि स्पर्म की नीड होती है या जिनमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ पे इस मेथडोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। तो सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन भी फॉलो की जाती है। इसी तरह से जो टेस्टिकुलर क्रायो प्रिजर्वेशन है, जो इमेच्योर टेस्टिकुलर टिश्यूज़ हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी जिनको कि गोनेटॉक्सिक थेरेपी वगैरह चाहिए होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम टेस्टिकुलर क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो जैसे ट्रांसप्लांटेशंस हैं या कुछ भी हैं तो वहाँ पे जो टेस्टिकुलर सेल सस्पेंशन है या टिश्यू पीसीज हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर ट्रीटमेंट करवानी हो तो। इसी तरह से मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्रायो प्रिजर्वेशन के ऑब्वियसली मैंने आपको, अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, पहले हमने प्लांट्स की बात की है, तो जैसे कि गैमीट्स हैं, एम्ब्रियो हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए, जो भी जेनेटिक इंटेग्रिटी है वैल्यूएबल स्ट्रेन्स की उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो भी हमारे पास जनरेशन टाइम है या फिर जो जेनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले कर सकती है क्रायो प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक स्टॉक्स, या फिर जो भी डिजीज़ ट्रांसमिशन है उसको हम क्या कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू कम कर सकते हैं। इसी तरह से जो सबसे पहली फर्स्ट क्रायो प्रिजर्वेशन रिपोर्ट हुई थी सक्सेसफुल फिश स्पर्म की, वो रिपोर्ट हुई थी 1950 में। सो फिश फार्मिंग में, सीड प्रोडक्शन सेक्टर में जो भी स्टोरेज ऑफ मिल्क है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, कमर्शियल सीड प्रोडक्शन में। इसी तरह से जो भी सक्सेसफुल क्रायो प्रिजर्वेशन होती है स्पर्म की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सीजनलिटी, स्पर्म क्वालिटी, कलेक्शन टेक्निक, डायलेंट्स यूज्ड, जो भी प्रिसाइज फ्रीजिंग और थॉइंग है उसके ऊपर, स्टोरेज कंडीशंस हैं, या पोस्ट थॉ फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो भी स्पर्म है वो कितने लंबे समय तक क्रायो सक्सेसफुली क्रायो प्रिजर्व किया जा सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स। जो भी रिस्क एसोसिएटेड हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के साथ, वो कौन कौन से रिस्क हैं? जैसे कि जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन करवाते हैं या फ्रीजिंग स्टेजेस होती हैं तो कुछ एक डैमेज जो है वो सेल्स को देखा जाता है, जैसे कि सॉल्यूशन का इफेक्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, या इंट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन हो सकती है। तो इन सब इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्रायो प्रोटेक्टेंट, जैसे कि सुक्रोज है या DMSO है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो वंस फ्रोजन स्टेज इज रीच्ड, इट इज़ सेफ फ्रॉम फर्दर डैमेज। सो मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड कितना आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में? 1000 ईयर्स। सो 1000 ईयर तक हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिमन, किसी प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट को स्टोर करके रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। इसी तरह से जैसे कि सोल्यूशन इफेक्ट देखा गया है कि मैंने आपको बताया कि जो भी आइस क्रिस्टल्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे वाटर सोल्यूट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो एज आइस क्रिस्टल ग्रो इन फ्रीजिंग, water solute are excluded, causing them to become concentrated in the remaining liquid water, and high concentration of some solutes, they can be very damaging. इसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी टिश्यू को हम कूल करते हैं स्लोली, तो हो सकता है कि वाटर जो है वो आउट ऑफ सेल आ जाए और आइस की फॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आइस की फॉर्मेशन हो जाए। अगर टू मच एक्स्ट्रा सेलुलर आइस जो है वो बन जाती है तो जो भी सेल का मेम्ब्रेन होगा वो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसरप्ट हो जाएगी। इसी तरह से डिहाइड्रेशन, सो माइग्रेशन ऑफ वाटर कॉजिंग, जैसे भी वाटर मूव करेगा तो ऑब्वियसली प्लांट में क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर सेल में क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? सेल के ऊपर स्ट्रेस कंडीशन आएंगी और सेल डैमेज हो सकती है। इसी तरह से इंट्रासेलुलर फॉर्मेशन है, तो इंट्रासेलुलर अगर आइस फॉर्मेशन जो है, अगर सेल के अंदर आइस का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऑब्वियसली सेल जो है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। इसी तरह से प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, सो जो भी लीथल इंट्रासेलुलर फ्रीजिंग है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम फ्रीजिंग जो है वो कैसे परफॉर्म करें? स्लो फ्रीजिंग, या जो भी हमें पता है कि कितना सफिशिएंट वाटर जो है वो सेल के बाहर निकलना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं। सो डिफरेंट सेल या उनके साइज या वाटर परमेबिलिटी जो है ये डिफरेंट होती है। सो टिपिकल कूलिंग रेट जो है दैट इज़ 1 डिग्री Celsius per minute, that is appropriate for many fish cells after treatment with glycerol or dimethyl sulfoxide. इसी तरह से मेथड ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसे कि स्पर्म की ही बात करते हैं तो हम स्पर्म कलेक्शन करेंगे, स्ट्रिपिंग करेंगे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस होगा, जो भी क्वालिटी है इवेलुएशन जो है वो करवाई जाएगी मिल्क की, एक्सटेंडर्स यूज़ किए जाएंगे, क्रायो प्रोटेक्टेंट की एडिशन होगी, शॉर्ट टर्म के लिए नॉन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन होगी, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म क्रायो प्रिजर्वेशन जो है उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से स्ट्रिपिंग, तो स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं? जो भी हमारे पास ब्रूड फिश होगी उसको हम एनेस्थीसिया देते हैं MS222 का।
So blot fish dry with the towel. Gently massage the abdomen to expel the sperms. So collect the sperm in the microhematocrit tubes, syringe, and then centrifuge the tubes. Measure the volume of the sperm and dilute with extenders solution depending upon the species. तो ये मेथडोलॉजी अप्लाई की गई है स्पर्म कलेक्शन या क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए फ्रॉम द फिश. इसी तरह से सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस. सो इट इज़ डन फॉर द फिश फ्रॉम विच द स्पर्म कैन नॉट बी स्ट्रिप्ड. जैसे कैट फिश हैं या मॉरल्स हैं, उनमें यूज़ किया जाता है. सबसे पहले जो भी फिश होगी उसको एनेस्थाइज करना है MS-222 से. Then blot the fish dry with towel. Surgical removal of the testes from the fish. उसके बाद जो भी हम जो एक्सेस ब्लड है टिश्यूज से या टेस्टिस से उसको हम साफ़ करेंगे कॉटन या टिश्यू पेपर से. उसके बाद जो भी टेस्टिस होंगे उसका वेट देखेंगे. हम मेज़र करेंगे एक्सटेंडर सोल्यूशन कितना 10 to 20 ml पर ग्राम ऑफ द टेस्टिस होना चाहिए. क्रश द टेस्टिस टू रिलीज द स्पर्म इन अ ड्राई क्लीन डिश. इसी तरह से क्वालिटी इवेलुएशन ऑफ मिल्क कैसे की जाती है. जो भी क्वालिटी चेंजेस है वो डिपेंड करते हैं कि प्री मानसून है, मानसून सीज़न है कि पोस्ट मानसून सीज़न है. जो भी क्वालिटी है उसको इवेलुएशन करने के लिए हमें कुछ सीरीज़ ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो मिल्क सैंपल में देखने पड़ते हैं. जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द मिल्क, स्पर्मेटोक्रिट वैल्यू, स्पर्म सेल काउंट एंड स्पर्म मोर्टेलिटी. इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द मिल्क. तो देखिए कितना वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए 6 to 10 ml मिल्क पर kg बॉडी मास बाय हाइपोफाइजेशन. तो जो भी हमारे पास हेल्दी इंडियन मेजर कार्प आती है, यू नो वेरी वेल दैट इट्स अ फिश. तो इसका जो फुल गोनेडल मेच्योरिटी है उससे हमें कितना 6 to 10 ml मिल्क पर kg बॉडी मास जो है वो मिलता है. इतना वॉल्यूम होना चाहिए. एक्सटेंडर. तो जो भी प्रिजर्वेशन है मिल्क सैंपल उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे स्लाइटली हाइपरटोनिक इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडर बोलते हैं. एक्सटेंडर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट समटाइम इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इसका काम क्या होता है एक्सटेंडर का, ये जो भी हमारी वायबिलिटी है सेल की ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन उसको मेंटेन करके रखता है. So extender keep the spermatozoa alive in an inactive conditions. So it also act as the buffer. So Hank's balanced salt solution जैसे कि HBSS ये कैटफिश के लिए यूज़ किया जाता है. जो भी एक्सटेंडर है वो इंक्रीज स्टोरेज टाइम को बढ़ा देगा एंड डिल्यूट करता है स्पर्म्स टू द ग्रेटर वॉल्यूम मेकिंग द स्पर्म ईजियर टू वर्क विद. एक्सटेंडर का काम क्या होता है, ये एज अ स्टरलाइज्ड वाटर जो है उसमें भी यूज़ हो सकता है प्रेपरेशन के लिए. सॉरी. इसी के साथ हम बात करेंगे एडिशन ऑफ द क्रायो प्रोटेक्टेंट. तो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स आर द केमिकल, जैसा कि आप सबको पता है कि क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो प्रॉपर आइस वगैरह जो है उसको नहीं बढ़ने देते हैं. सो क्रायो इंजरी या डिग्रेडेशन या डीजनरेशन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है वो ऐड करने पड़ते हैं. So it is regarded as principal cause of reduced post-thaw viability. इसी तरह से जो भी हम क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बता दिया है, हमारे पास परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट कौन कौन से आते हैं, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, मिथनॉल है, ग्लिसरॉल है. जो नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स है वो ग्लूकोज, सुक्रोज है, डेक्स्ट्रन है, मिल्क एंड एग प्रोटीन्स हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स हैं जो कि पोलर फिश में पाई जाती हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. सो जो भी क्रायो प्रोटेक्टेंट्स होते हैं दे आर एडेड टू एक्सटेंडर्स टू मिनिमाइज द स्ट्रेस ऑन द सेल ड्यूरिंग द कूलिंग एंड फ्रीजिंग. इसी तरह से जो हमारा मिथनॉल है वो हाईली टॉक्सिक होता है कार्प के लिए, लेकिन इसको किसके साथ यूज़ किया जाता है, टिलैपिया. सो कार्प DMSO जो है दैट इज़ बेस्ट फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट. नॉन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन शॉर्ट टर्म. जो शॉर्ट टर्म नॉन क्रायो प्रिजर्वेशन है उसमें क्या करते हैं, ये हार्डली फॉर 3 to 4 days के लिए अप्लाई करती है. जो भी मिल्क सैंपल होता है उसको हम डाइल्यूट करते हैं एक्सटेंडर के साथ, और जो भी स्टोरेज है वो थर्मोकोल चैम्बर में करवाई जाती है और उसमें हमने आइस या रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर.
सो जो भी ये टेक्निक है नॉन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन शॉर्ट टर्म, ये इम्पॉर्टेंट होती है for designing different sibling breeding out of the different male and the female traits. Milled samples are brought to the room temperature before inseminating the egg sample for better result. So, non-cryogenic preservation for short term. इसी तरह से लॉन्ग टर्म क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर. सो इस टेम्परेचर पर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं लिविंग सेल की वो रुक जाती हैं. सो मिल्ट इज़ डाइल्यूटेड इन द एक्सटेंडर एंड देन मिक्सड विद द क्रायो प्रोटेक्टेंट. इसी तरह से हम उसके बाद क्या करवाते हैं, इक्विलिब्रिएशन. सो इक्विलिब्रिएशन होती क्या है, इक्विलिब्रिएशन का मतलब होता है इट इज़ अ टाइम इंटरवल बिटवीन द मिक्सिंग द मिल्ट इन द डाइल्यूटेंट एंड पुटिंग द मिक्सचर इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन. तो ये क्या होता है, ये एक टाइम इंटरवल है बिटवीन मिक्सिंग द मिल्ट इन द डाइल्यूटेंट एंड देन पुटिंग द मिक्सचर इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन. सो इफेक्टिव प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कूलिंग जो है दैट मस्ट बी सफिशिएंट टाइम and it must be allowed to facilitate the penetration of cryoprotectant into the cell. So longer the equilibration time, lower would be the fertility because the cryoprotectant may become toxic to the cell. तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि equilibration जो है उसमें बड़ा लंबा समय नहीं लेना है ताकि जो cells हैं उनमें cryoprotectant अपनी toxicity cause ना कर सकें. इसी तरह से नेक्स्ट आता है एम्पाउलिंग. एम्पाउलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे डाइल्यूटेड सैंपल्स हैं विद इन द इक्विलिब्रिएशन टाइम या इक्विलिब्रिएशन पीरियड दे आर फिल्ड इन द फ्रेंच स्ट्रॉज दैट इज 250 ml and plunked with sealing powder. Sealed and polypropylene vials frozen straw are stored under the liquid nitrogen. देन लेबलिंग ऑफ द स्ट्रॉज. जो भी हमारे स्ट्रॉज यूज़ होते हैं उनको प्रॉपरली लेबल किया जाता है. उसमें प्रॉपर जो भी फिश आइडेंटिफिकेशन नंबर है, क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ किया है या क्रायो प्रोटेक्टेंट कंसंट्रेशन है वो उस लेवल पे शो की जाती है. अ सिंपल मेथड फॉर लेबलिंग इज़ यूज टू स्ट्रॉ कलर फॉर द आइडेंटिफिकेशन. द बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी स्ट्रॉ पर क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पीसीज का नाम, sex, origin, number, preservation detail, date, frozen quality, diluent, dilution rate, cooling या warming, clear cut वहाँ पे mention होना चाहिए. इसी तरह से labeling of the goblets. जो भी straw हैं they can be stored in liquid nitrogen in plastic containers जिनको कि आप क्या बोलते हैं, goblets बोलते हैं. So जो भी हमारे goblets हैं उनको भी proper label करना है ताकि हमें स्पीसीज, डेट, टेक्नीशियन या टाइप ऑफ स्टडी या एडिशनल पर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके. इसी तरह से टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स इन रिमूविंग फ्रोजन स्ट्रॉ डू नॉट पैक देम टू टाइटली इन दी गॉबलेट्स. तो ये जो सारा यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन का बताया जा रहा है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एनिमल क्रायो प्रिजर्वेशन और एनिमल जो भी स्पर्म्स हैं या एम्ब्रियो है या oocyte हैं उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्व, वो बताया जा रहा है इनमें. सो लेबलिंग ऑफ द कैंस. जो भी गॉबलेट्स होते हैं उनको हम अटैच करेंगे एल्यूमिनियम कैंस में और स्टोरेज करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में. जो कैंस होते हैं उनको प्रॉपरली लेबल करना है ऑन द टॉप फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन. जो लेबलिंग होती है वो डिक्रीज करती है एक्सेसिव सर्चिंग ऑफ द क्रायो कैन कॉन्टेंट्स. मतलब कि ऑब्वियसली प्रॉपर अगर आपने उस कैन पर लेबल लगाया होगा तो उसको सर्च करना जो है, उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है. इसी तरह से फ्रीजिंग. तो जैसा कि आपको बताया गया कि जो भी मिल्ट है दैट शुड बी फ्रोजन इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्शन. सो फ्रीजिंग शुड बी रैपिड टू मिनिमाइज द थर्मल स्ट्रोक एंड नो सो फास्ट एज टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर आइस क्रिस्टल. तो इतनी भी फास्ट फ्रीजिंग नहीं होनी चाहिए कि सेलुलर क्रिस्टल जो है वो बन जाए. जो भी सील्ड बेस्ट्यूज हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कूल एट 15 डिग्री सेल्सियस मिनट्स पर मिनट बाय प्रोग्रामेबल कूलिंग चैम्बर्स. स्ट्रॉ फ्रीजिंग जो है वो दैट इज़ वेरी मैनुअल वेपराइजेशन ओवर द लिक्विड नाइट्रोजन इन थर्मोकोल चैम्बर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है.
इसी तरह से स्टोरिंग, ऑब्वियसली लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसी तरह से थॉइंग, तो थॉइंग जो है उसके लिए हमने प्रॉपर थॉइंग इसलिए करवाई जाती है रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए, और जो भी स्मॉल इंटरसेलुलर क्रिस्टल्स हैं वो हम प्रिवेंट कर सकें ताकि डैमेज ना हो सेल में। जो भी हमारे क्रायो मेल्ट होते हैं उस वक्त हमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है, 38+1 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 to 9 सेकेंड्स। इसी तरह से इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन ही हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो भी हमारे पास गैमीट्स हैं उनको हम प्रॉपर स्टोर कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू गैमीट्स की प्रॉपर स्टोरेज हो सकती है। जो भी हमारे पास फीमेल ब्रूड स्टॉक्स हैं दे कैन बी मेंटेन एंड इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर क्रायो प्रिजर्वेशन करें। जो भी हमारे क्रायो बैंक्स होते हैं दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड वाइल्ड स्टॉक। इसी तरह से जो भी स्पर्म क्रायो बैंक्स हैं दे कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज द जेनेटिक इंटेग्रिटी ऑफ द फार्म स्टॉक्स। इसी तरह से जो भी हम स्पर्म्स हैं उनको फ्रोजन स्टेट में रख सकते हैं, जीन्स को हम स्टोर कर सकते हैं, जो भी डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर फ्यूचर यूज़ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो भी हमारे जैसे सिलेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम मिल्क फ्रॉम ओरिजिनल स्टॉक्स जो हैं उसको क्रायो प्रिजर्व किया जा सकता है एंड दैट कैन बी यूज टू मेक द हाफ सिबलिंग दैट इज़ कंपैरिजन एट द लेटर स्टेज। तो हम इससे जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। जो भी पीरियोडिक फ्रीजिंग है मिल्क की डिजीज़ फ्री मेल्स उसको भी हम जो भी डिजीज़ फ्री कंटेंट है उसको हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। जो भी हमारे जैसे कई बार स्कैरसिटी होती है मिल्क की प्रोटेंडस कंडीशन में या हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन में, उस वक्त भी हम मिल्क जो है उसको हम स्टोर करके लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। जो भी रिट्राइबल है हम होल जीनोम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का या जो एक्सटिंक्ट स्टॉक हैं उसको हम रीजनरेट करवा सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। जैसा कि ये आपको नज़र आ ही रहा है क्रायो प्रिजर्व्ड ब्रेन है, जो कि इस डायग्राम में नज़र आया है क्रायो प्रिजर्व्ड ब्रेन। इसी तरह से मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि एम्ब्रियो जो है उसकी क्रायो प्रिजर्वेशन जो है किस तरह से परफॉर्म की जाती है। चाहे फिर हमारे पास कैट हैं, शीप हैं, गॉट हैं, इनके एम्ब्रियो को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ह्यूमन बॉडी जो है उसको किस तरह से क्रायो प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पे डेड बॉडी जो है दैट इज़ क्रायो प्रिजर्व। यू कैन सी कि कितने अच्छे से यहाँ पे जो भी प्रॉपर जो डेड बॉडी है उसके प्रॉपर फीचर्स जो हैं उनको हम इसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से सीमन जो है उसकी क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है, सीमन की क्रायो प्रिजर्वेशन है। इसी तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या oocyte या एम्ब्रियो, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी मेंस्ट्रुएशन आती है उसके बाद ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है, oocyte रिट्राइवल करेंगे, जो भी इंसेमिनेट जो भी फ्रोज़न oocyte होगा उसको हम इंसेमिनेट कर सकते हैं और एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं और एम्ब्रियो की क्रायो प्रिजर्वेशन परफॉर्म की जा सकती है। और दोबारा जब यूज़ करना है तो oocyte की विट्रिफिकेशन करेंगे। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये फ्रोज़न किडनी है, ये विट्रिफाइड किडनी जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से नेक्स्ट जैसा कि आपको यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, जो भी इन विट्रो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है या डीएनए डैमेज रिपेयर है, ये सारा बताया जा रहा है कि किस तरह से हम इनको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो टेक्निक हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं दैट इज़ क्रायो सर्जरी। नो डाउट थोड़ा सा लेक्चर जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन मैं इस लेक्चर को कवर अप करूँ। क्रायो सर्जरी, जैसे कि क्रायो सर्जरी बोल दो, क्रायोथेरेपी बोल दो, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम कोल्ड सर्जरी जो है उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम जो भी हमारा एबनॉर्मल या डिजीज्ड टिश्यू होगा उसको हमने क्या करना है, डैमेज करना है। सो जो भी हमारा ये क्रायो सर्जरी है जिसका मतलब होता है आइस कोल्ड और सर्जरी का मतलब होता है हैंड वर्क या फिर हैंडी वर्क। सो जो क्रायो सर्जरी होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इसका काम कहाँ पर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इन द नंबर ऑफ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स, उसको हम ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि हमारे पास बैनिंग ट्यूमर्स होते हैं या मैलिग्नेंसीज होती हैं स्किन कंडीशंस की, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं क्रायो सर्जरी से। जैसे कि क्रायो सर्जरी का यूज़ कहाँ पे है, किसी के वॉट्स हैं, मोल है, स्किन टैग्स हैं, सोलर केराटोसिस है, या मॉर्टन न्यूरोमा है, या स्किन कैंसर्स हैं, वहाँ पे यूज़ होती है क्रायो सर्जरी। इसी तरह से जो हमारे इंटरनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे लीवर कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, सर्वाइकल है, या हेमोरॉइड्स है, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू कंडीशन में जैसे कि प्लेंटरल फैसिलिटीज़ हैं, या फिर जो फाइब्रोमा है, उसकी भी ट्रीटमेंट क्रायो सर्जरी से करवाई जा सकती है। जो भी ट्यूमर्स हैं उनको हम क्रायो सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी मेटास्टेसिस है, उस मेटास्टेसिस को हम क्रायोथेरेपी या क्रायो सर्जरी से थोड़ा सा रोक सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्रायो सर्जरी। इसी तरह से अगेन मेथड वही रहेगा, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होगा, क्रायोगन जो है उसका यूज़ किया जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज़ करेंगे, आर्गन का यूज़ होगा, और साथ में डाई मिथाइल ईथर या प्रोपेन जो है उसका यूज़ किया जाता है। बाकी आप सारा ये रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ क्रायो सर्जिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिमिफ है, क्राई एसी है, क्रायो अल्फा है, क्रायो क्लेयर है, क्रायो पेन है, क्रायो प्रो या कॉर्टेक्स टेक्नोलॉजी है, क्रायो प्रोब्स हैं, क्रायो सर्जरी है, या हिस्टोफ्रीज़र है, या मैडजिम क्रायोथेरेपी सिस्टम है, या मिल्टेक्स क्रायो सोल्यूशन है, प्रीमियर क्रायोमेगा है, या प्रीमियर नाइट्रो स्प्रे है, या मायोसाइंस आइवोरा है। इसको क्रायो सर्जिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो भी क्रायो सर्जरी है ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, और जो भी जो हमारी सर्जरीज़ हैं या जो भी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम पेन रहता है। डैमेज टू नर्व टिश्यूज इज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो जो भी क्रायो प्रिजर्वेशंस हैं उससे हम, जैसे जो ब्लिस्टर्स हैं दैट मे बी फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रायो सर्जरी, बट दीज आर यूजली स्कैब ओवर एंड पील अवे विद इन अ फ्यू डेज। तो क्रायो सर्जरी जो होती है दैट इज़ एनाल्जेसिक्स की तरह काम करती है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है क्रायो सर्जरी वेनिंग केराटोसिस या बेनिंग केराटोसिस के लिए। इसी तरह से क्रायो सर्जरी जो है उसमें ये बताया जा रहा है किस तरह से हम यूज़ करेंगे, क्या टेम्परेचर रहेगा। सर्विक्स या क्रायो सर्जरी प्रोब्स बताए जा रहे हैं सर्विक्स के लिए। इसी तरह से क्रायो प्रोब्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इनिशियल आइस बॉल जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी क्रायो सर्जरी का ही एक टेक्नोलॉजी है। स्किन कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम क्रायो सर्जरी जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रायोटॉमी। क्रायोटॉमी का मतलब क्या होता है, टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस। तो जो भी फ्रोजन सेक्शंस हैं इसमें हमने क्या करना है, जो भी सर्जरी है या जो भी है उसमें हम क्रायोटॉमी में क्या करते हैं, स्मॉल सेक्शंस जो हैं उसमें टिश्यूज़ को कट करते हैं। ठीक है, ताकि जो भी, जैसे कि क्रायोटॉमी कैन बी यूज्ड in preparation of sections containing fat and enzymes which can easily be lost in the alcohol or paraffin sections। तो ये बताया गया है कि किस तरह से क्रायोटॉमी करते हैं। फिक्सेशन करेंगे, पैराफिन प्रोसेसिंग होगी, एम्बेडिंग टिश्यू को करेंगे हम पैराफिन ब्लॉक्स में, सेक्शनिंग होगी टिश्यूज़ की, और उसके बाद जो भी हम स्टेनिंग या स्पेशल स्टेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आती है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। जैसा कि आप सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर होती है, तो फ्रीज फ्रैक्चर प्रोसेस जो भी होता है हम क्या करते हैं, फ्रीज फ्रैक्चर नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने क्या करना है, जो भी टिश्यूज़ है उसको हमने फ्रोजन टिश्यूज़ को हमने क्या करना है, क्रैक करना है। दैट इज़ इन द फ्रीज फ्रैक्चरिंग प्रोसेस अ स्पेसिमेन इज फ्रोजन रैपिडली एंड देन क्रैक्ड ऑन अ प्लेन थ्रू द टिश्यू। मतलब क्रैकिंग करते हैं। जैसे कि आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से दो
जो लेयर्स हैं इनको हमने क्या किया है, सेपरेट आउट, ताकि हम जो भी इंटेग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इंट्रा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। जो भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम इनको आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रीज ड्राइंग है जो कि एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जो कि प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। जो हमारे पेरिशेबल मटेरियल्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक का यूज़ कर देते हैं। फ्रीज ड्राइंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि प्री ट्रीटमेंट है, फ्रीजिंग है, प्राइमरी ड्राइंग है और साथ में सेकेंडरी ड्राइंग है। प्राइमरी ड्राइंग में क्या करते हैं, जो प्राइमरी ड्राइंग फेज होता है उसमें हम प्रेशर को लो करते हैं और जो भी एनफ हीट है उसको सप्लाई किया जाता है ताकि सब्लिमेशन हो सके मटेरियल की। So amount of heat necessary that must be calculated by using the sublimating molecules या latent heat of sublimation से हम पता लगाते हैं कि कितना हीट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से सेकेंडरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, इसका मेन एम होता है रिमूवल ऑफ अनफ्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स। Since the ice was removed in the primary drying phase, this part of the freeze drying process is governed by the adsorption isotherms. नेक्स्ट हम करते हैं कि जो भी एप्लीकेशंस है फ्रीज ड्राइंग की वो क्या क्या रहती हैं। जो भी शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट्स का, जैसे कि वैक्सीन्स होती हैं या इंजेक्टेबल है, उसको हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मास्यूटिकल में। बाय रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द मटेरियल एंड सीलिंग द मटेरियल इन द वायल, द मटेरियल कैन बी ईजिली स्टोर्ड, शिप्ड एंड लेटर रिकंस्टिट्यूटेड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर द इंजेक्शन। इसी तरह से ये फ्रीज ड्रायर जो है उसका इमेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसी तरह से ये फ्रीज ड्रायर की इमेज है, ये इमेज अगेन फ्रीज ड्रायर ही है और ये सारे रेफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। जो भी माइक्रोबायोलॉजी है, माइकल या बायोटेक्नोलॉजी बाय BD सिंह या टेक्निक्स इन माइक्रोस्कोपी, विकीपीडिया जो है उसका यूज़ किया है। तो ये सारे रेफरेंसेस जो हैं वो हमने स्लाइड शेयर या गूगल या जहाँ से भी हैं वो सारे रेफरेंसेस यहाँ पर दिए हैं। सो दिस इज़ इन डिटेल अबाउट द क्रायो टेक्निक्स। जो भी आपको PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काफ़ी लंबा लेक्चर है तो आप प्लीज़ इसको पेशेंस के साथ धीरे धीरे सुने। हालांकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स भी हमने प्लॉट की हैं, लेकिन जो भी क्रायो टेक्निक्स हैं उन क्रायो टेक्निक्स को हमने यहाँ पे डिटेल में बताया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।